सपने वो नहीं जो आपको नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस सा कोट जो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देख रहे हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद में सोने भी नहीं देते हैं। तो वही है, अगर आपने ठान रखा है कि मेरे को आईएएस बनना है, तो ये याद रखिएगा, ये सपना आपको सोने नहीं देगा जब तक कि आप बनोगे नहीं। तो एक दृढ़ संकल्प के साथ और बहुत ही प्यारे से दिन के साथ शुरुआत करते हैं दिन का, इसी के साथ, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ऐसा करिएगा कि देखिए, आँख बंद करके सपने ना देखिए, खुली आंखों से सपने देखिए। और इतना इतना ऐसा सपना देखिए कि जो जब तक पूरा ना हो ना, तब तक थकना नहीं है, तब तक रुकना नहीं है, तब तक बैठना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले, प्रश्न देखेंगे, मैप, नेशनल पार्क, पीआईबी न्यूज़, द हिंदू, दैनिक जागरण, स्टेट और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स के मैंने नाम भी ऐड किए हैं जिन्होंने सही जवाब भी दिया था, ठीक है। रैंडमली हम ऐसे ऐड करते रहेंगे। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सब प्रश्न में देखते हैं। तो सब प्रश्न में हम देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है, किस देश में है। आप लोग, बहुत सारे लोग ये अभी वीडियो पॉज करके सोचिएगा कहाँ पे है, और लगभग मैं ये मानता हूँ कि लगभग 90% लोग का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है, ठीक है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करके कोशिश करिएगा कि इसका आंसर क्या है। उसके आगे बात करते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है, यह बताना है आपको। पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में है। मिस्र की कैपिटल क्या है, ठीक है। इजिप्ट जिसको बोलते हैं हम, इजिप्ट जिसको, ठीक है, इसको इजिप्ट हिंदी में मिस्र बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में मिस्र बोलते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई। वीडियो को पॉज करिए दोस्तों, ठीक है, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपने इसको वीडियो को मतलब इसमें सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपने कोशिश की होगी एक बार इसको सॉल्व करने की। अब देखते हैं हम इसमें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो, सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है ना, वो फ्रांस में है। आप लोग, मैंने पता है क्या सोच रहे होंगे, आप लोगों ने सोचा होगा रसिया, राइट। रसिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइम जोन नहीं, सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है फ्रांस का है, 12 टाइम जोन है। जबकि रसिया में कितने हैं, रसिया में 11 हैं, ठीक है। यूएसए में 11 हैं। हम इसको देखेंगे कहाँ कहाँ कितने टाइम जोन है, उसको भी हम देखेंगे। तो सबको सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है वो फ्रांस में है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है, तो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो भी हम मैप में देखेंगे कहाँ पे है। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है, पन्ना नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में है, और मिस्र की कैपिटल क्या है, कैरो, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई, 23 सितंबर 2018, रांची झारखंड से की गई। इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 25 सितंबर में चालू किया गया, आप गलत बता रहे हैं। देखो, मैं आपको क्यों, आप लोग कह रहे हो मुझे पता है, आपको पता है 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि 25 सितंबर 2018 को हम क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। लेकिन वो 25 के बजाय इन्होंने कब कर दिया था, 2 दिन पहले ही इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया था। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी हो जाएंगे। तो ये था 23 सितंबर 2018, रांची झारखंड से। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब देखो, टाइम जोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए आप। टाइम जोन का सिंपल सा मतलब है, जैसे इंडिया का जो टाइम जोन है, आप देखोगे वो 82.5 डिग्री पे, ठीक है, जो नैनी से गुजरता है, ठीक है। आप अगर वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मुस्कुराइए आप मानक समय पर है। तो मानक समय जो एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है कि इस टाइम जोन को हम मानते हैं, क्योंकि देखो, अगर आपने थोड़ी सी भी अगर जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता है ग्रीनविच लाइन को हम 0 डिग्री मानते हैं। तो वहाँ से क्या हम 12 बजे मानते हैं, मतलब रात के 12 बजे। अगर वहाँ सपोज करो, अगर ब्रिटेन में से रात के 12 बज रहे हैं, तो भारत का हमारा क्या IST 5:30 है। उस हिसाब से देखोगे तो जब रात में ब्रिटेन में 12 बजेंगे तो इंडिया में क्या होगा, सुबह के 5:30 बजते हैं। तो ये 5.5 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको 82.5 मानते हैं, पहली चीज़। हो सकता है बहुत लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी जिन्होंने जियोग्राफी नहीं पढ़ी होगी। तो ये भी आप याद रखिएगा, जियोग्राफी नहीं पढ़ी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भारत में देखो एक ही टाइम जोन है, ठीक है, जो 82.5 डिग्री से जाता है। लेकिन कई देशों ने क्या किया, अपने अलग अलग टाइम जोन बना रखे हैं। मतलब अगर आप अरुणाचल प्रदेश में रहोगे तो कोई और टाइम जोन हो जाएगा, अगर हम बांटते तो दिल्ली में रहोगे तो कोई और टाइम जोन कर देते, और आप गुजरात में रहे तो कोई और टाइम जोन हो जाता।
तो ये इसलिए नहीं बांटा गया क्योंकि देखो अब गुजरात में अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं पूछूँ कि कितना बज रहा है तो आप 2 घंटे हो सकता है डिले बताओगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। तो अगर मैं ऐसे कहता आपसे कि अगर टाइम जोन में अलग अलग बांट देते इंडिया को भी हम, तो अगर मैं पूछता आपसे तो आप बताते अरुणाचल प्रदेश में तो शाम के 5 बजे कहते, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका सुबह का मतलब शाम का 3 बज रहा होता। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसलिए यहाँ पे हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन रखा गया है, ठीक है। बस इतना याद रखिए सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है, बस एक पॉइंट आप याद रखिए। देखो मैं टॉप 10 ले रखा है, बट आपको ये टॉप 3 याद रखना है, ठीक है। टॉप 3 याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा रसिया में है, फिर यूएसए या ब्रिटेन, किसी आप यूएसए और रसिया में से किसी को ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रांस में, आप ये बस इतना याद रखिए, सबसे ज़्यादा फ्रांस में टाइम जोन, देन रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 3 याद रखेंगे, आपका काम निकल जाएगा। अब बात करते हैं अर्जेंटीना की। तो मैंने पूछा था अर्जेंटीना कहाँ पे, तो अर्जेंटीना देखो साउथ अमेरिका में। ऊपर देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका जिसमें यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, बेलीज, इक्वाडोर इक्वाडोर तो आ जाता है, ठीक है। तो उधर सारे आ जाते हैं, ठीक है। पनामा, ये सारी कंट्री नॉर्थ अमेरिका में आती हैं। साउथ अमेरिका में देखोगे तो अर्जेंटीना इधर है, चिली इधर है, ठीक है। उसके बाद बोलावे, सारे पराग्वे इधर है, ब्राज़ील इधर है, तो बहुत सारे वेनेजुला इधर है। तो ये सारे कंट्रियाँ हैं, तो आप ये प्लीज़ देखा करिए, ठीक है। इसके इधर देखोगे तो पैसिफिक ओशियन है जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, इधर अटलांटिक ओशियन है, मतलब अटलांटिक महासागर है। तो अर्जेंटीना कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है, ये पॉइंट से आता है, रखिएगा। उसके बाद मैंने पूछा था पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है। देखो पन्ना टाइगर रिजर्व दोस्तों एमपी में है। ये एमपी का ऐसे मैप बनाओगे तो ये है, ठीक है। मैंने केन बेतवा लिंक भी बताई थी, केन बेतवा लिंक, जब केन बेतवा नदी का जोड़ा जा रहा है तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर ही जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी रहा है बीच में, ठीक है। तो देखो इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी है। केन बेतवा पे देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व पे नहीं पूछा, तो हो सकता है वो पन्ना नेशनल पार्क पे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसको देखो फ्रांस की बात हुई थी, तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा मैंने इसलिए मैप में ऐड कर दिया। तो देखो फ्रांस के पड़ोसी देश कौन कौन से, ये देख लीजिए। इस साइड स्पेन है, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जर्मनी, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। तो ये याद रखिएगा कितने देशों से घिरा हुआ है, 6 देशों से, 6 इसके नेबर कंट्रीज़ है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। प्लस आपसे पूछ लेता है बे ऑफ बिस्के कितने देशों से लगा हुआ है, तो याद रखिए बे ऑफ बिस्के फ्रांस से लगा हुआ है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम को किस चीज़ अलग करता है, इंग्लिश चैनल से अलग करता है। तो फ्रांस यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है, इंग्लिश चैनल से अलग करता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्लस फ्रांस की बॉर्डर देखो मेडिटेरियन सी से भी लगती है, तो अगर पूछा जाए तो फ्रांस की बॉर्डर किससे लगती है, तो मेडिटेरियन सी से लगती है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप कॉन्टिनेंट देखा करिए कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओशियन की बात करें तो देखो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है। ये इधर ही वाला पार्ट है ये, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। 1 2 3 साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप लोग कहते हैं सर अरब सागर नहीं जोड़े, देखो अरब सागर हम लिखा जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ा सागर नहीं है, छोटे से पार्ट को हम अरब सागर बोलते हैं। जैसे आपने ब्लैक सी सुना होगा, ठीक है। तो ये सब सागर नाम तो दिया जाता है, बट वो सागर में काउंट नहीं होते, छोटा सा भाग होता है जिसको हमने सागर नाम रख रखा है। लेकिन मतलब देखो ये इतना बड़ा जो रेंज है, ये इसको हम बोलते हैं सागर, महासागर कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये वाला एरिया और ये पूरा एरिया, इसका ऊपर वाला एरिया, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन, ये इतने हमारे जो ओशियन है, ठीक है, महासागर है। आगे बढ़ते हैं। पोलैंड से देखो कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 7 से, ठीक है, 7 देशों से घिरा हुआ है। जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और एक कालिनिनग्राद, ये आपका देखिए रूस से है, रूस का ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये रूस का पार्ट है, ठीक है। ये इनक्लेव जो है ये यहाँ का रसिया का है, तो याद रखिएगा आप, क्योंकि लोग यही पे कन्फ्यूजन होते हैं कि यार देखेंगे रसिया का बॉर्डर तो इसे लगता नहीं, लेकिन रसिया का बॉर्डर लगता है। जैसे आपको मैंने अजरबैजान वाले में बताया था, ठीक है, वहाँ पर भी मैंने बताया था टर्की से बॉर्डर लगता है कि नहीं लगता है। तो ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। देखो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और आपका रसिया, ठीक है। ये रसिया का छोटा सा पार्ट है यहाँ पे जो अलग है, उसके मेन लैंड से देखो अलग है रसिया के, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बाकी युगांडा की बात करें, देखो युगांडा के जो बॉर्डर लगती है कांगो गणराज्य, रवांडा, तंजानिया, केन्या, दक्षिण सूडान। देखो ये जो मैप वाला पार्ट है ना, जो ये हम कल एटलीस्ट 3 दिन तक, 3 से 4 दिन मतलब रिवीजन करेंगे, उसके बाद मैं इसको रिवीजन वाले सेक्शन में डाल दूंगा, क्योंकि अभी आप देखोगे, अब एक बार देख के देखो चीज़ें ये याद नहीं होती, बट एटलीस्ट आप 3 से 4 बार देख लेंगे ना, तो आपको ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा और आपको हमेशा याद भी रहेगा।
रसिया कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो याद रखिएगा 14। ठीक है। अच्छा, आप लोग इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा कि मैंने मतलब राज्य बोल दिया, देखो देश को राज्य भी बोला जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखो जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, उत्तर कोरिया। देखो आपसे कन्फ्यूजन कहाँ होगा, उत्तर कोरिया में होगा, आपको नॉर्वे में होगा, यहाँ यहाँ देखो कन्फ्यूजन होगा, पोलैंड में होगा। तो ये पॉइंट्स है जो आपको ये ध्यान देना है कि ये वाली कंट्री लगती है। बाकी देखो सारी ये आपको करेक्ट कर जाओगे। अगर थोड़ा सा भी आपने मैप देखा होगा तो फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सारे आप कर जाओगे। लेकिन आपको जहाँ कन्फ्यूजन होगा याद रखिएगा, नॉर्वे में होगा, पोलैंड में होगा, अजरबैजान में होगा और उत्तर कोरिया में होगा। क्योंकि इनके जो बॉर्डर लगते हैं ना, बहुत ही माइन्यूट सा बॉर्डर लगता है, मतलब बहुत ही छोटा सा बॉर्डर लगता है। तो क्वेश्चन आदमी यहाँ फंसता है। बाकी अगर कजाकिस्तान पूछेगा तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगा, मंगोलिया पूछेगा तो नहीं कन्फ्यूज होंगे, चाइना पूछेगा तो नहीं कन्फ्यूज होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ होता है। तो एग्जामिनर जो होता है उसको यहाँ से आपका बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है कि लड़का इतना अगर आप डीप में स्टडी नहीं किए होंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा और आप गलत क्वेश्चन कर जाएंगे। तो आप इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से ज़्यादा देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन्या की बात करें, देखो केन्या के देखो एक चीज़ याद रखिएगा, केन्या का जो बॉर्डर है दोनों साइड लगता है। देखो एक तो हिंद महासागर में लगता है, जो विक्टोरिया झील है उधर भी लगता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। इसकी जो कैपिटल है नैरोबी है। और इनके स्टेट की बात करें जो पड़ोसी देश हैं, तो उसके बाद तंजानिया, युगांडा, सूडान, इथोपिया और सोमालिया। ठीक है। उसके बाद देखो खनिज, ये आप याद रखिएगा खनिज फाउंडेशन क्या है। ठीक है, खनिज जिला फाउंडेशन और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जिसको हम PMKKY रहते हैं। ये आप PMKKY और DMF नाम जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और याद रखिए किससे है, जो खनन होती है ना, खनन में खनन वाले जिस एरिया में खनन होता है उस एरिया में बहुत सारे लोग बसे होते हैं, वहाँ से उनको रिप्लेस कराया जाता है, जनजातियाँ बसी होती हैं। ठीक है। तो उनको कोई देखो लाभ नहीं मिलता। होता क्या है, एक एरिया है, हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनन के लिए मिनरल रिच है, हम क्या कहते हैं यहाँ पे जितने आदिवासी लोग बसे होते हैं उनको क्या कहते हैं प्रतिस्थापित विस्थापित करके कहीं और जगह दिला देते हैं, अलॉट करा देते हैं सब कुछ, लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा मुआवजा भी नहीं देते हैं और कम मुआवजे में इनको हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि देखो हम इनको प्रतिस्थापित करते हैं लेकिन इनको कुछ हिस्सा लाभ का भी इनको मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सा के इन द सेंस कि अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छे से किया जाएगा, मतलब स्कूल कॉलेज जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी इनको दी जाएगी, प्लस उनको मुआवजा भी ढंग का दिया जाएगा। अब बात करते हैं PIB न्यूज़ में, देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की गई। अब वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति गए हुए थे। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सरदार पटेल ने क्या किया था, 565 यासों का एकीकरण किया था और उनकी प्रतिमा बनी है 182 मीटर की बनी हुई है। तो कि हमने बहुत बार एग्जाम मतलब बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले ही, तो बस इतना याद एक बार देख लेते हैं फिर से। इसको देखो एकता की मूर्ति कहते हैं, यूनिटी ऑफ स्टैचू कहते हैं। किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। दूसरा, इसकी जो बनाया था इसको देखो राम सुतार ने बनाया था, जो मिस्त्री जिन्होंने इसको डिजाइन की है। ठीक है, उनका नाम राम सुतार है, याद रखिएगा। वो एक मूर्तिकार है वो, और ये मूर्ति भी है। ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कहाँ पे है ये साधु बेट सरदार सरोवर डैम के पास में है। याद रखिएगा कहाँ पे, नर्मदा जिले गुजरात में। तो आपको पॉइंट याद रखना, साधु बेट के पास में है, सरदार सरोवर डैम के पास में है, उसके साथ साथ नर्मदा जिले में है, नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। देखो गुजरात वाला ये वाला पोर्शन है ना, महाराष्ट्र के पास में यहाँ पे है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिए। हाँ, इनॉग्रेट कब किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा 31 अक्टूबर को इनॉग्रेट किया गया था इसका। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे हो रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है आपका वाराणसी में, वाराणसी। ठीक है। यूपी का जिला एक, उसमें वाराणसी में किया जा रहा था। तो ये याद रखिएगा। प्रयागराज में क्या है, कुंभ हो रहा है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। देखो कल से मतलब आने चालू हो गए लोग, इंडोनेशिया, मॉरिशस, ये बहुत सारे देश के लोग कहे जा रहे हैं आने के लिए। सबसे अच्छी चीज़ मतलब थोड़ा अलग चीज़ मालूम है क्या है, बड़ी बात यह है कि दोस्तों 5000 से ज़्यादा मतलब जितने भी होटल्स हैं ना वहाँ पर रहने के लिए लोगों के लिए होटल सारे बुक हो गए। तो गवर्नमेंट थोड़ी परेशान हो गई, मतलब अलग चीज़ बता रहा हूँ, हमारे एग्जाम में थोड़ा सा अटके। तो देखो 5000 के आसपास वहाँ पर कैपेसिटी थी, जितनी भी होटल्स वगैरह थे सारे बुक हो गए। तो अब आने वाले लोग 10,000 थे। अब होटल्स कहाँ से दें इनको, तो इन्होंने क्या किया, ये तो टेंट वाले रूम के हिसाब से बना, तो उसमें लोगों ने 1500 लोगों का रहने का जुगाड़ किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो जिसके पास अच्छा घर हो ना, जिसके पास टाइल्स हो, मतलब टाइल्स वाला लगे हुए घर हो, मतलब बढ़िया से घर हो, जिनके बढ़िया से घर हो, वो भी क्या कर सकते हैं, एक अतिथियों को इन्वाइट करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं अपना इमेज फोटो। एक ऐप लॉन्च किया, उसमें आप अपना क्या कि घर का फोटो भेजिए और हम आपको सेलेक्ट करेंगे कि आपके यहाँ कोई अतिथि आके रुकेगा, मतलब कोई भी फॉरेन का पर्सन आके रुकेगा। तो इसके तहत देखो क्या क्या किया गया। एक तो देखो 5000 होटल्स में लोगों के लिए बुकिंग की गई है। उसके अलावा बात करें देखो टेंट सिटी के नाम से क्या किया गया, एड़े गांव है वहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, 1500 मेहमानों को मतलब टेंट लगाया है, लेकिन पूरी VIP तरीके से, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप टेंट में हो, लेकिन एक्चुअली पूरा वो घर की तरह बना हुआ है। तो
तो 1480 लोग वहाँ पर रुकेंगे। उसका देखो काशी अतिथि योजना, ठीक है, काशी आतिथ्य योजना, ये इसके तहत क्या है, 400 लोग को यहाँ पे मतलब लोगों को रहने के लिए व्यवस्था की गई है, लोगों के घरों में, नागरिकों के साथ उनके घरों में ठहरेंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि काशी आतिथ्य योजना क्या है। तो आप याद रखिए नागरिकों के साथ घरों में रहने वाले, ठीक है, अपने जो भी अतिथि आएंगे, एनआरआई आएंगे, उनके लिए। तो आपको ये पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो बस इतना है। 21 से 23 जनवरी तक होने वाला है, ठीक है। 15 प्रवासी भारतीय दिवस होगा, तो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे बात करते हैं। देखो अब ये होम्योपैथिक चिकित्सालय खुल रहा है, तो आपको ये आपको एग्जाम के लिए पॉइंट से याद रखना है, गोवा में, ठीक है। दूसरा, एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी कहाँ पे हो रही है, तो ये गोवा में हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किस पे हो रही है, होम्योपैथिक चिकित्सा को लेकर हो रही है। तो बस इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है हॉलीवुड की अभिनेत्री, ठीक है, ग्लेन क्लोज। इनको क्या है, ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्लस गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी इससे पहले इनको सम्मानित किया गया है। तो जो लोग देखो, ये आईएएस के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको क्लियरली पहले देखो बता दे रहा हूँ, आईएएस के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन पीसीएस के साथ साथ जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, या जितने भी अदर एग्जाम होते हैं एसएससी वगैरह के, उन सब में इसको पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिए कि इनका नाम क्या है, ग्लेन क्लोज नाम है, ठीक है। ऑस्कर आपको वाइल्ड अवार्ड के लिए और गोल्डन ग्लोब अवार्ड से ये सम्मानित हो चुकी हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। अब देखो हाल ही में क्या हुआ, भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय, आपको पता है ऐसा कोई संग्रहालय नहीं था। तो याद रखिए, भारतीय सिनेमा के 1 सदी से अधिक पुराने इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुंबई में भारतीय सिनेमा के संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो आप ये याद रखिए कहाँ पर किया गया है, ये मुंबई में किया गया। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो अंतरिक्ष में होगी अंतरिक्ष से होगी देश की सीमाओं की निगरानी। अभी देखो अब क्या हो रहा है कि हमें अब मैनुअली जो सीमा की निगरानी करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। आपको पता है बहुत बार फायरिंग कर ली जाती है, हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए जो एक हमारा एक कह सकते हो कि जो मैन थ्रेट्स हो जाते हैं हमारे लिए, उनसे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम अंतरिक्ष से क्या करेंगे, डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। तो जो द्वीपों के विकास, द्वीपों के जो डेवलपमेंट और उसको देखेंगे, सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। इससे संचार और नौवहन प्रणाली इससे हमारी अच्छी होगी, ठीक है। ये और संचालन आयोजन प्रणाली अच्छी होगी, सीमा संरचना विकास, ये सारे क्या है, इससे हमें इतने फ़ायदे होने वाले हैं। मतलब अगर हम ऐसा करते हैं, सेटेलाइट से मैनेजमेंट करते हैं, सेटेलाइट से मैनेजमेंट का मतलब सिंपल सा है। आपने बहुत बार देखा होगा रॉ और आईबी या ऐसे कुछ आपने डिटेक्टिव वाली मूवी देखी होगी। उसमें क्या होता है, लोग सेटेलाइट से हर पर्सन को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, ये पर्सन ऐसे जा रहा है, वहाँ जा रहा है। तो ये सारी सुविधाएं क्या है, इंडियन आर्मी के पास नहीं है। ये सारी सुविधाएं देखो आईबी के पास है, रॉ के पास है, ठीक है। इनकी गुप्तचर प्रणाली हमारी काम करती है, उनके पास है। तो अगर हम बात करें, देखो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये कश्मीर वाला इलाका जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, प्लस वहाँ पे क्या है कि जो कम्युनिकेशन है ना, बहुत ही स्लो है या लो है, ठीक है। तो रेडियो पे हम बात नहीं कर सकते, या फिर मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता, ये बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे होती है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करें, सेटेलाइट तकनीक का मतलब मदद लेने वाले हैं। सेटेलाइट से क्या होता है, देखो जो आप फ़ोन बात करते हो ना, कभी आपका नेटवर्क चला जाता है, लेकिन अगर आपके पास सेटेलाइट फ़ोन हो, सेटेलाइट फ़ोन मतलब समझ रहे हो कि जो डायरेक्ट अंतरिक्ष से जो सेटेलाइट होता है उससे कनेक्ट होता है। अगर आप बंकर में मैं डाल दूँ ना, ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर भी आपको डाल दूँ मैं, तब भी आपका मोबाइल का नेटवर्क फुल रहेगा, अगर सेटेलाइट फ़ोन है आपके पास। तो सेटेलाइट फ़ोन सबके पास नहीं होते, ठीक है। जितने भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब लोग के पास ही सेटेलाइट फ़ोन होते हैं। अगर वो लोग फ्लाइट में भी चल रहे हैं ना, तो उनका नेटवर्क फुल होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अंबानी, ठीक है, अडानी, ये लोग क्या है, इन लोग के पास सेटेलाइट फ़ोन होते हैं। ये लोग अब समझ लो हवा में उड़ रहे हैं, कितनी भी हाइट पर उड़ रहे हैं, तब भी उनका नेटवर्क रहेगा। आप हवा में उड़ोगे जहाज़ में, आपको मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टावर ही उनसे नीचे आ जाते हैं। तो उनका क्या है कि डायरेक्ट अंतरिक्ष से चलता है। तो आप कहीं भी बंकर में भी रहेंगे या ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर रहेंगे, तब भी क्या है, आपका नेटवर्क मोबाइल का फुल रहता है। तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि सेटेलाइट से हमारी कनेक्शन हो जाते हैं। बात करते हैं मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल की। तो देखो अभी क्या हुआ कि रिसर्च किया गया, जिसमें 15% क्या किया गया, मेथनॉल मिला के जो गाड़ियाँ चलाई गई, लगभग 3000 किलोमीटर तक परीक्षण किया गया, ठीक है। इसकी रिपोर्ट क्या है, मंत्रालय को, परिवहन मंत्रालय को सौंप दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम क्या, पेट्रोलियम पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, और हम क्या करेंगे, पेट्रोल और मेथनॉल मिला के ही क्या करेंगे, गाड़ी को चलाएंगे। तो अब ये याद रखिएगा, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI का के द्वारा ये अध्ययन किया गया है, जिसमें क्या है कि मेथनॉल और पेट्रोल को मिक्स करके BS4 जो BS4 मानक कार है उसमें उपयोग किया गया, जिससे क्या होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम क्या होगा, उत्सर्जित होगा। इससे क्या होगा, पर्यावरण हमारा प्रदूषण कम होगा। मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो सूर्य के प्रकाश को ना अवशोषित कर लेता है। मतलब पृथ्वी पर अगर सूर्य का प्रकाश आता है तो उसको बाहर नहीं जाने देता है, तो उससे क्या रहती है, हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं होता तो हमारी पृथ्वी बहुत ही ठंडी हो जाती। लेकिन अब यही है कि देखो कार्बन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो पृथ्वी क्या होगा, और ज़्यादा गर्म होगी। तो आपने आप आजकल आप बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जटिल होती जा रही है। तो यही है, तो हम क्या करें, कार्बन इमिशन को कम करने का हमारा लक्ष्य है, जो हम क्या करेंगे 2030 तक इसका मिश्रण का कम से कम 25% तक क्या हम इसको बढ़ाना है। मतलब जो मिश्रित ईंधन है, मतलब इथेनॉल और पेट्रोल का, उसको हम 20% तक हमें 2030 तक किसी भी हालत में बढ़ाना है। ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बाकी देखो अर्थव्यवस्था पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सारे मैंने लिख रखा है। अब अगर फैक्ट की बात करें, देखो फैक्ट की अगर बात करें हम, देखो यहाँ पे 7 लाख करोड़ रुपए का हम क्या करते हैं, आयात करते हैं कच्चे तेल का। तो ये कही जा रही है अगर ऐसा होता है तो हमें 2 लाख रुपए तक, 2 लाख करोड़ रुपए तक की बचत हो जाती है अगर हम लोग मिश्रित वाला पेट्रोल यूज़ करते हैं तो ये चीज़ अच्छी है। और प्लस देखो अच्छी, अब तो हमारे देखो डिपेंडेंसी कम होगी दूसरे देशों पे। प्लस क्या होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करेंगे, ठीक है। तो कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे तो पृथ्वी गर्म कम होगी। जब गर्म कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। जब ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तो ग्लेशियर्स नहीं पिघलेंगे। जब ग्लेशियर्स नहीं पिघलेंगे, जितने हमारे छोटे छोटे द्वीप है आसपास के, वो डूबेंगे नहीं। तो इससे क्या हमारा पर्यावरण पूरा सुरक्षित रहेगा। एक तरह से देखोगे आप करेक्ट रहोगे तो ये पूरा का पूरा एक अलग ही वे में पूरा इंटरकनेक्टेड है, पूरे अपने एटमॉस्फियर से लेकर ज्योग्राफी से लेकर इन्वायरमेंट तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। मिथेनॉल क्या है, तो देखो ये मिथेनॉल एक हल्का वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव है, और इसमें ठीक है ये आसानी से निर्मित होता है। अल्कोहल है, एक तरह से अल्कोहल है, इसको ये समझ लीजिए आप। और ये बनता कैसे है, याद रखिए प्राकृतिक गैस, कोयला और विभिन्न प्रकार के पदार्थों से ये बनता है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। हाँ, इसको देखो एक चीज़ और नाम बोलते हैं, इसको कास्ट अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये सारे पॉइंट्स थे, मैंने लगभग आपको सारे बता दिए। तो इससे क्या होगा, देखो कार्बन उत्सर्जन कम होगा लगभग सारे। इसमें देखो मैंने पॉइंट्स पहले ही बता दिए आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट की बात करें तो देखो, तो आज मैंने जो ऐड किया है वो गोवा है, जिसका कैपिटल क्या है, पणजी है, ठीक है। पणजी भी हिंदी में बोलते हैं, उससे पणजी बोलते हैं। इसके सीएम है मनोहर पर्रिकर, और ठीक है मृदुला सिन्हा इसके क्या है, गवर्नर है। तो उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट है, और कोंकणी यहाँ की भाषा है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और वेस्ट बंगाल के देखें तो वेस्ट बंगाल फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। और धनुषी यहाँ का डांस है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन मैंने पूछा था, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर्स है, या आप उससे अधिक हो सकते हो, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और मैंने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ आपको। देखो अगर आप राष्ट्रपति की उम्मीदवारी रखते हो तो आप लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। मतलब लोकसभा का आप इलेक्शन लड़ सकते हो, प्लस आप सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पे नहीं हो। लाभ के पद का मतलब कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। और उसके साथ साथ बात करें तो देखो एक चीज़ और है, कुछ मामले में ऐसे हैं जिसमें अगर वर्तमान राष्ट्रपति हैं तो आपको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं। जब राष्ट्रपति दोबारा चुन ली जाए तब आपको फिर से पोस्ट हटनी पड़ेगी। अगर आप उपराष्ट्रपति हैं, आपने अगर इलेक्शन लड़ना चाहे तो आप उपराष्ट्रपति भी रहते हुए भी लड़ सकते हैं। अगर किसी देश के अपना किसी राज्य के राज्यपाल हैं आप, तब भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। संघ या किसी संघ राज्य के मंत्री भी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तब भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसका, राष्ट्रपति का। उसके बाद आपको रिजाइन देना पड़ेगा। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करिए, तब रिजाइन दीजिए। तो इन 4 मामलों में देखो अनुमति मिल जाती है कि क्या है कि आप पहले खड़े हो जाइए बिना रिजाइन किए ही, उसके बाद जब इलेक्शन जीत जाइए तब आप जाकर रिजाइन करिए। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए कि राष्ट्रपति का जितना भी मामला होता है वो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही क्या होगा, डील होगा। तो ये भी पॉइंट आता है कि अब हाई कोर्ट वगैरह में कहीं भी अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखो शुभम कुमार, ठीक है, ललित परमार और मनीष सिन्हा ने करेक्ट इसके सारे आंसर दिए हैं, तो इनका नाम ऐड किया गया, ठीक है। रैंडमली देखो हम किसी का नाम ऐड करते रहेंगे, जिन्होंने थोड़ा पहले उत्तर दिया और सटीक दिया है उनका नाम हम ऐड करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब कुछ, देखो अब एक चीज़ और है, जो लोग ऑफिशियली जो उनको ऑफिस होता है दोस्तों, देखो आपको मॉर्निंग में मिलेगा न्यूज़पेपर वगैरह जो भी है, ठीक है। एडिटोरियल आपको शाम का टाइम मिलेगा। तो आप देख लीजिए, एक दिन अगर डिले भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उससे देखो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्त, ठीक है। अगर आप आज का न्यूज़ कल पढ़ लेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि अब खाना है कि नहीं, आज कल नहीं खाया जा सकता। तो पढ़ाई है ये, तो पढ़ाई में आप कभी भी पढ़िए, ठीक है। वो सब कुछ आपका है तो उसको आप आराम से पढ़िए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात करें भारत की स्तरीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो गूगल करिए, गूगल करने के बाद कमेंट करिए, क्योंकि देखो अगर ऐसा करोगे आप तो ये लॉन्ग टर्म तक आपके पास रहेगा और आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो भारत की स्तरीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है। तो चलिए ठीक है, रिवीजन सेशन दोस्तों कल करेंगे हम लोग, तो ठीक है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर हाई लिख के भेज सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी आपको यहाँ पर डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पढ़ देख के अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।